हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम DC1 की फुल रिवीजन करवाने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है और आपने अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया तो आराम से आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करवाने की। तो हिंदी मीडियम की ये वीडियो रहने वाली है। ऑल्सो क्या बात है कि आपको पता है हम दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि उसमें जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए थे मैं आपको ऑर्डर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, इसको 1 पेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमें किससे स्टार्ट करना था, ये क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है जी, अब इसके प्रॉपर आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं जो कि आपको दिखेगा और मैं समझाऊंगी। ऑल्सो अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 में मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हिंदी मीडियम के लेते हो तो हिंदी मीडियम के हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इंग्लिश मीडियम के लेते हो तो इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आज की वीडियो में आपको पढ़ा रही हूं, वो नहीं है, वो डिफरेंट वाले होंगे। वो इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि अगर एक बार आपने वो पढ़ लिए, आपकी एग्जाम्स की तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी क्योंकि पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसे टैकल कर पाओगे। ठीक है जी, तो 300 में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहते हो तो 599 का है। हिंदी मीडियम का बैच अलग है, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए कि मेरी वीडियोस मिलेंगी, मेरी पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में मिलती है, वो यहाँ मिलेंगी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा और रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। सेम लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है जी, साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आंसर शीट का फ्रंट पेज लगता है, कैसे अटेंड करना होता है। हमारा ही बच्चा है ये, देख लो 90 मार्क्स लेकर आया डीसी में, तो आगे कैसे आंसर लिखने हैं सब कुछ बताएंगे। ठीक है जी, बात ये रही कि ये है हमारा पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो कैसे देखेगा, यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग है हमारा। प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी, ये देखो DECE हिंदी प्रिपरेशन। इस पे आप, अगर आपने इस पे क्लिक करा तो यहाँ आपको वीडियोस दिख रही है। ठीक है जी, नीचे नीचे जाओगे तो ये आपको DC1 फ्री फुल रिवीजन लेटेस्ट वाली पार्ट 1 दिख जाएगा। ये देख लो, ये वाली वीडियो। ठीक है, ये वाली वीडियो पार्ट 1 थी, तो इसे देख लेना, लाइक भी कर देना और पढ़ाई कर लेना। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेवल अप लर्निंग के नाम पे, जिस 5000 से ऊपर इसके अंदर सब्सक्राइबर्स है, ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं यहाँ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेजती रहती हूँ, आपको पता चल जाएगा। सारी की सारी चीजों को अब रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। सारे के सारे अपडेट्स आपको दे दिए हैं, अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी देरी के पढ़ाई में लग जाते हैं। ठीक है जी, 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन हमारा, आप एक शाला पूर्व शिक्षिका हैं, ठीक है जी, आप पर 4 वर्षीय 20 बच्चों के समूह का दायित्व है। ठीक है जी, अब आपकी क्लास में 4 वर्षीय 4 साल के 20 बच्चे हैं। केंद्र में एक मध्यम आकार का कमरा है, मतलब एक नॉर्मल साइज का कमरा है जहां आपको बच्चों के साथ दैनिक क्रियाएं करनी होंगी, डेली एक्टिविटीज करनी होंगी, खेल सामग्री का भंडारण भी करना होगा कि कैसे प्ले मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना है। आप इस जगह की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे ताकि आप प्रभावी ढंग से बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान कर सके, खेल क्रियाएं, ठीक है जी, आयोजित कर सके तथा खेल सामग्री का भंडारण कर सके। अपने उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए आप एक चित्र भी बना सकते हैं। अब अगर आपको जो बुक्स मिली है वो सारी की सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी ना, तब भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसका पूरा का पूरा आंसर मैं यहाँ पे लाई हुई विद डायग्राम। तो ये देख लो, ये कुछ क्वेश्चंस थे
जो कि हमने आपको पहले करवा दिए हैं। आज वाले में हम आज के क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं सीधा। ठीक है जी, सीधा पहुंच जाते हैं हम यहां पर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये वाला जो हम अभी आपको पढ़कर आए हैं। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, 4 वर्ष की आयु के 20 बच्चों के लिए एक मध्यम आकार के कमरे में खेल सामग्री को संग्रहित करने के साथ साथ सीखने के अनुभवों और खेल गतिविधियों के लिए स्थान को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ये एक योजना दी गई है, जो कि नीचे गिवन है। ठीक है जी, मैं पहले बता रही हूं, जब आप हमसे नोट्स खरीदोगे तो वो नोट्स आपके पूरे पूरे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उठाकर क्वेश्चन बनते हैं वो उसके अंदर होंगे। अगर आपने वो पढ़ लिया तो डेफिनेटली पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसे टैकल कर पाओगे। ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रही हूं ताकि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल पता चल जाए कि पिछली बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। अदरवाइज जो आप हमसे नोट्स खरीदोगे उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। वो पढ़ लिया तो मतलब बैंग ऑन, टॉपर्स हमारे ही हमारे हैं, है ना। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, गतिविधि क्षेत्र। ठीक है जी, गतिविधि क्षेत्र क्या कहता है, गतिविधि क्षेत्र निर्धारित करें। अब जहां पे बच्चा एक्टिविटी करेगा उसके लिए क्षेत्र को निर्धारित कर दो, जैसे कहते हैं प्ले एरिया डिफाइंड कर दो। ठीक है जी, प्ले एरिया डिफाइन कर दिया। पढ़ने, कला, कल्पनाशील खेल आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए कमरे को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करें। इससे बच्चों को गतिविधियों को समझने और उनके बीच आसानी से बदलाव करने में मदद मिलती है। लेट सपोज ये एक रूम है। ठीक है जी, ये एक रूम है, तो आपने डिफाइंड कर दिया ये लर्निंग एरिया है, ये लर्निंग एरिया है, ये लर्निंग एरिया है। ऐसे ऐसे जब एरियाज को आप डिफाइंड कर दोगे तो उससे क्या होगा, प्रॉपर जगह है कि इस जगह पे ये होगा, इस जगह पे ये होगा। अगर अभी मैं आंसर तो आपको समझाऊंगी ही, उसके बाद प्रॉपर पूरा चित्र दिखाऊंगी कि कैसे आपका प्ले रूम दिखे, मतलब कैसे आपका क्लासरूम दिखेगा, ये मैं दिखाऊंगी। पहले हम पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप समझ गए हो, गतिविधि क्षेत्र निर्धारित करें। ठीक है जी, कर लिया। आगे चलते हैं, लर्निंग कॉर्नर बना दो। किसी जगह पे स्टोरी टाइम हो रही है, किसी जगह पे क्या हो रहा है, कॉर्नर्स डिफाइंड कर दिए। ये रूम है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर में कुछ कुछ चीजें डिफाइंड हो गई है। ठीक है जी, सर्कल टाइम हो गया। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, नीचे जो चित्र दिखाऊंगी तब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सर्कल टाइम, रीडिंग और ग्रुप डिस्कशन जैसी संरचित शिक्षण गतिविधियों के लिए एक क्षेत्र समर्पित करें। इस स्थान को परिभाषित करने के लिए एक रंगीन गलीचा बिछा दीजिए। मतलब ये एक लर्निंग कॉर्नर है जहां पे बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करेगा। तो एक रंगीन गलीचा बिछा दिया कि अब यहाँ पे बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करेगा। डिफाइंड हो गया ना, थोड़ा सा अलग जगह पे हो गया। एक बात और, हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे बार बार पूछते हैं मैम हिंदी के पेपर कर रहा था मैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? नहीं भाई, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सबको पता है कि लिखते लिखते वक्त थोड़ी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आप ऐसे वर्ड लिख कर आए हो कि वो वर्ड समझ आ रहा है एग्जामिनर को, तो ठीक है। कोई ऐसे आ की मात्रा लगाई है, नहीं लगाई, आगे की लगा दी, पीछे की लगा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना किसी के पास इतना टाइम होता, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता 3 घंटे में देखने का। ऑल्सो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो बस आपका वर्ड समझ आना चाहिए। हिंदी में पेपर कर रहे हो तो पूरा हिंदी में करना, इंग्लिश में कर रहे हो तो पूरा इंग्लिश में करना। चाहे आपने किसी भी मीडियम में एडमिशन ले रखा है, अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट समझ गए। थर्ड पॉइंट, कला और रचनात्मकता क्षेत्र। कला और शिल्प गतिविधियों के लिए टेबल और कुर्सियां लगाएं। ठीक है जी, कला और शिल्प एक्टिविटीज के लिए कुर्सियां और टेबल लगा दो। पेंट, क्रेयॉन कलर, कागज, ब्रश जैसी कला सामग्री रखने के लिए आसपास कम ऊंचाई वाली अलमीरा रखो। कम ऊंचाई वाली अलमीरा क्यों रखो? आपने बना दी अलमीरा, उसकी शेल्फ है इतनी ऊपर, बेचारे बच्चे का हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या वो उसके अंदर से सामान निकाल के खेल पाएगा?
नहीं खेल पाएगा। तो जिस बच्चे के लिए वो बनाया है वो उससे खेल ही नहीं पा रहा, तो फायदा क्या? क्या है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, शेल्फ छोटे छोटे नीचे नीचे बनाने हैं जहां बच्चों का हाथ पहुंच सके, वो अपना सामान निकाल सके, खेल सके, वापस रख सके। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कल्पनाशील खेल क्षेत्र। ठीक है जी, क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए उनकी। खेल के लिए एक खंड आवंटित करें, जैसे कि रसोई, गुड़िया घर, ड्रेस कॉर्नर। एक जगह पे बच्चे किचन किचन खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, पुलिस चोर खेल रहे हैं। ठीक है, तो एरियाज को डिवाइड कर दो जिसके अंदर उससे रिलेटेड वेशभूषा होगी। डॉक्टर की ड्रेस पड़ी है, पुलिस की ड्रेस पड़ी है, ठीक है जी, गुड़िया होगी, रसोई के बर्तन होंगे, प्रॉप्स, बेसिकली प्रॉप्स होंगी जो कि उसको मदद करेंगी। किस चीज के लिए मदद करेंगी? कि वो उसका यूज करके खेल सके। ठीक है जी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपना एक रूम है, प्ले स्कूल का एक रूम है, अब आप उसको कितना बेस्ट तरीके से बना सकते हो ये देखना है। एक तरफ लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटी करा रहे हो, एक तरफ साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी करा रहे हो, एक तरफ बीच में बुक्स का स्टोरी टाइम हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, ये सब चीजें हैं। जरूरी नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ सेम टू सेम शब्द लिख कर आने हैं, नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख, मतलब इसके हिसाब से कुछ भी मॉडिफिकेशन करके लिखना चाहो लिख सकते हो। गाने नहीं लिख कर आने, कोई मूवी की बातें नहीं लिख कर आनी, रिलेटेड बातें लिख कर आनी है, चाहे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, शांत कोना, एक ऐसा क्वाइट एरिया होना चाहिए जहां बच्चा बैठ के आराम से किताबें पढ़ सके या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सके जिसमें वो आराम से रिलैक्स होके चीजें पढ़ना चाहता है। ठीक है जी। फिर यहां पे आ गया भंडारण समाधान। ठीक है जी, समाधान, खिलौनों, पुस्तकों और शिक्षण सामग्री को संग्रहित करने के लिए दीवार पर लगे शेल्फ और क्यूबिक स्थापित करने, उस द्वारण स्थान का उपयोग करें। आसान पहुंच और व्यवस्था के लिए डिब्बे, कटोरियां, लेबल लगाएं। जैसे जो भी टेबल्स हैं उनके ऊपर लेबल लगा दो, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको एक दूसरे की तरह सेम लगेंगी, सुनने में सेम ही है, लेकिन अभी मैं नीचे जब आपको चित्र दिखाऊंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपाय क्या कह रहा है, सुरक्षा उपाय कह रहा है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रास्ते साफ रखें और सुनिश्चित करें कि फर्नीचर सुरक्षित रूप से डाले गए हैं। छोटे बच्चों की प्ले स्कूल में जो मटेरियल डलता है, मतलब जो प्ले स्कूल के अंदर चेयर, डेस्क, फर्नीचर लगते हैं, वो एक स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं कि किसी का भी जो एज होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कि बच्चे का अगर सिर लग गया है तो उसको चोट ना लगे। बच्चों के लिए स्पेशल इन फर्नीचर की बातों का ध्यान दिया जाता है कि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है ना, दिक्कत हो जाएगी। और किसी को भी चोट लगी, एक तो चोट लगेगी, दूसरा उनके पेरेंट्स आके आपकी पिटाई करेंगे फिर। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये वही है कि विश्राम करने के लिए संतुलित वातावरण मिले। अब आ जाओ इस पे, ये क्या कह रहा है, ये आपका एक रूम है, देखो। ठीक है जी, ऐसा एक रूम है, ये रहा दरवाजा। अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है डिट्टो वैसा का वैसा बनाना है, नहीं, आप थोड़े बहुत चेंज करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैंने बेस्ट तरीके से जब आपके साथ बना के रखा ही हुआ है तो लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर याद कर लेना, है ना। अब यहाँ ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए थे और यहाँ से दरवाजे से बच्चा अंदर आ गया। सबसे पहले यहाँ पर हमने लगा हुआ है, ये बेसिकली वॉश बेसिन है, जैसे बच्चा ने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करी हैंड्स वॉश करने के लिए, तो ये लिखा हुआ है होज। उसके बाद यहाँ पे रैक्स है, सामान रखने के लिए, ये भी रैक है, ये भी रैक है। फिर यहाँ पे टीचर की मेज है। ये एरिया खेल सामग्री के लिए हमने वो कर दिया, इसमें अलग अलग तरह की खेल सामग्री का बना दिया क्षेत्र। फिर ये भी रैक्स हैं, ये भी रैक्स हैं सामान रखने के लिए। नाटकीय खेल के लिए क्षेत्र है ये वाला। फिर कहानी और पुस्तकें हैं। फिर ये पुस्तक, ये वाला जो क्षेत्र है पुस्तक क्षेत्र है, गोल टेबल है, आसपास चेयर्स हैं,
ठीक है, और यहाँ पे बच्चे ब्रीडिंग टाइम बुक्स पढ़ेंगे। फिर ये आ गई एक खिड़की, भाई अच्छी हवा आनी चाहिए, सांस तभी आएगी। फिर ये एक अलमीरा है, ये साइंस से रिलेटेड क्षेत्र है, तो साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। यहाँ पे अलग अलग तरीके की खेल सामग्री रखी गई है। कला संबंधी करने के लिए क्षेत्र, ये गलीचा बिछाया हुआ है, और ये सेंटर टेबल है, और यहाँ पे भी चेयर्स हैं, और ये बैठक क्षेत्र गलीचा है। ठीक है, और ये प्रदर्शन बोर्ड है, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड है बेसिकली। अब आप देख सकते हो एक रूम था, यहां से आप एंटर करें, यहाँ पर भी कुछ है, 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 यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ खिड़की है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब रूम के हर कोने को, हर चीज को यूटिलाइज किया गया है बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और एक के ऊपर एक भी नहीं चढ़ रहा कि एक इधर से एक्टिविटी कर रहा है, एक इधर से एक्टिविटी कर रहा है, दाड़ मार हो गई और लड़ना शुरू हो गया। नहीं, सफिशिएंट आपको स्पेस रखना है। ठीक है जी, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। जैसे मैंने बताया है ऐसे लिख के आते हो तो 14 या 14.5 मार्क्स मिल जाएंगे। चाहे की सारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली होती जो आपको मिली है, तब भी आप इस आंसर को नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आपकी मैम आई है आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन का क पार्ट क्या कहता है, एक बार मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, बाकी कोई 4 कर सकते थे। लेट सपोज उन 4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया है, तो क और ख दोनों करने हैं आपको। ये नहीं आप कह सकते कि 6 का क कर लूं और 7 का भी क कर लूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, जो एक बड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो उसके दोनों पार्ट्स करोगे, तभी वो दोनों पार्ट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। डन हो गई बात? बिल्कुल डन हो गई। क पार्ट क्या कहता है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक स्पेशल वीडियो देंगे हम आपको, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट में आंसर लिखना होता है। यूजुअली लिखने के लिए आपको 24 शीट्स मिलती है। तो वो जो पुराने बच्चे थे, महान महान सीनियर, जो आपको बेकार वाली एडवाइस देते हैं, शीटें भर के आ जाइयो, इग्नू में पास हो जाएगा, तो कृपया करके उनसे दूरी बनाए रखना, क्योंकि अब इग्नू में सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती। जो शीट का बंडल मिला है उसी में पेपर को कंप्लीट करना है। 24 शीट्स होती है लिखने के लिए। पहले क्वेश्चन में तो भरते गए, बाद में पता चला पेपर रह गया और शीट है नहीं। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैं प्रॉपर सब समझाऊंगी कितनी शीटों में कैसे आंसर लिखना है। अगर हमारे पुराने बच्चे 90 नंबर ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते, है ना। डीसी के सारे टॉपर्स तो हमारे ही होंगे ना, किसके होंगे? सिमरन मैम के होंगे। अब इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, क्या कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो नोट्स दे रहे हैं, क्या कोई पढ़ा रहा है? नहीं, पढ़ा अकेली सिमरन मैम रही है ना। क्यों? क्योंकि सिमरन मैम ने खुद पढ़ रखा है, सिमरन मैम को पढ़ाना आता है, बाकी लोगों ने तो नोट्स कॉपी कर रखे हैं। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन पे। बच्चे का आक्रामक व्यवहार उसके परिवार से प्राप्त अनुभवों से प्रभावित होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि का कारण बताइए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो बोलिए हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, और अपनी बात को पॉइंट प्रूव करने के लिए रीजंस दो। अगर आप कहते हो नहीं तो बोलो नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए रीजंस दो। लेकिन यहां पर हम इस बात से कंप्लीटली एग्री करते हैं कि कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार दिखाता है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, तो वो उसके घर में उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला होगा, उसी की वजह से वो आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है? हम हमारा आंसर बता रहे हैं। आंसर बताएंगे तो आप भी बोलोगे सही बात है मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। ठीक है, देख लो। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि परिवार में बच्चे के अनुभव उसके आक्रामक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इस रणरूप
को सही ठहराने के लिए यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि आप आंसर को बेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हो। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी, फिर आप ऐसे बीच में फ्लो चार्ट बना के ऐसे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। जिन जिन पॉइंट्स को मैं समझाने वाली हूँ वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स लिख दिया और फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है व्यवहार का अनुकरण। बच्चे अक्सर घर में जो देखते हैं उसके आधार पे अपना व्यवहार अनुकरण करते हैं। छोटे बच्चे घर में जो दूसरों को देख रहे हैं करते हुए वो ही करने लग गए। अगर उसके पापा हैं, मम्मी हैं, बार बार लड़ती रहती हैं, गुस्सा करती रहती है, बात बात पे चीजें तोड़ देती हैं, तो बच्चे को लगेगा ये ही नॉर्मल बिहेवियर है, सब ऐसे ही करते हैं और मुझे भी ऐसा करना है, जो कि बच्चे के आक्रामक व्यवहार का एक रीजन बन जाएगा। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है पालन पोषण शैली। पेरेंटिंग स्टाइल कैसा था? जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है मेरे बिहेवियर पर। ठीक है जी, अगर तो मैं कोई भी छोटी सी चीज गलत कर देती, मुझे थप्पड़ मार के बिठा देते थे, बहुत मारते, कभी डंडे से मार रहे हैं, कभी उससे मार रहे हैं, तो मेरे अंदर वो एक अग्रेसिवनेस आ जाएगी, बात बात पे गुस्सा आने वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बच्चा बचपन में देखता आ रहा है ना। लेकिन बचपन में मुझे प्यार से बिल्कुल आसानी से चीजें सिखाई गई हैं कि ऐसे नहीं करना बेटा, ये गलत बात है, वो गलत बात है, तो मेरा एक नेचुरल बिहेवियर ही ऐसा बन जाएगा कि हमें सबसे प्यार से बात करना है। तो बचपन में ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट व्यवहारिक गतिशीलता, पारिवारिक गतिशीलता। पारिवारिक गतिशीलता में गड़बड़ी जैसे कि संघर्ष का उच्च स्तर, संचार की कमी या असंगत अनुशासन। ठीक है जी, कम्युनिकेशन एरर, किसी ने बताया ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी, डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं गया, बच्चा शरारते कर रहा है, करने दे, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा ही तो है, छोटा बच्चा शरारते नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर आप ऐसे उसको शरारते करने दोगे, ठीक है बच्चे के लिए फ्रीडम जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में फ्रीडम जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसे तो पता नहीं है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको उसे डिसिप्लिन भी सिखाना है। नहीं सिखाओगे तो वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाएगा, कभी भी कुछ भी तोड़फोड़ कर देगा, कभी भी किसी को मार कर आ जाएगा, छोटे होते भी और बड़े होते भी। ठीक है जी, ये बात भी हमारे बच्चों को समझ आ गई। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? भाई बहनों की भूमिका। अब उसके घर में बड़ा भाई है, उसके घर में बड़ी बहन है, अगर वो भी बहुत गुस्से वाली है, वो भी बहुत गुस्से वाला है, तो ऑब्वियसली बात है भाई बहन से तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वो गुस्सा करते हैं, वो लड़ाइयां करते हैं, बच्चे ने भी सीख लिया मुझे भी लड़ाइयां करनी है ना। कहते हैं ना छोटे बच्चे वो घड़ा है, बिल्कुल मिट्टी का घड़ा है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। तो अच्छा बिहेवियर देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो अच्छे बन जाएंगे। लेकिन बुरा व्यवहार देखेंगे, लोगों को लड़ते झगड़ते गालियां देते हुए देखेंगे, तो उनके अंदर भी वो चीज समा जाएगी। बस मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है। भावनात्मक विनियम, बेसिकली ये है इमोशनल रेगुलेशन। बचपन में ना हमें बहुत सी ऐसी कहानियां बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि कैसे हमें इमोशंस पे कंट्रोल देना है। अगर आपने एक ना बात सुनी होगी, हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा समझदार है, इसका ना आईक्यू बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं उसे। लेकिन ऐसे ही एक और होता है इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू। ठीक है, जो कि उस बंदे का अच्छा होता है जो कि अपने इमोशंस पे अच्छे तरीके से कंट्रोल रख सकता है, जो कि समझ जाता है कि इस जगह पे मुझे गुस्सा करना है या इस जगह पे चुप रहना है, यहाँ पे मुझे अपनी भावनाएं, क्योंकि नेचुरली सी बात है हम ह्यूमन बींग्स हैं, कितना से कितना शांत व्यवहार का बंदा हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में वो गुस्सा कर सकता है, या उसको भी ऐसे गुस्सा आ जाएगा कि लड़ाई कर लेगा, चाहे वो कितना ही शांत टाइप का बंदा हो, है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशंस पे कंट्रोल करने की पावर है तो हम दुनिया जीत सकते हैं, कहते हैं ना। तो बस वही वाली बात है कि हमें बच्चे को सिखाना है कि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रखना है। अगर बचपन में नहीं सिखाया गया तो बस बड़ा होके आक्रामक व्यवहार दिखाएगा।
6 पॉइंट कह रहा है लगाव संबंधी समस्याएं। जब वो बच्चा छोटा था और क्या हुआ, अटैचमेंट अच्छी नहीं फॉर्म कर पाया, मम्मी पापा से उसका एक प्यार डेवलप नहीं हो पाया, वो भरोसा डेवलप नहीं हो पाया, तो वो उसकी डेवलपमेंट में ना एक डाई फंक्शनल होगी, मतलब उसकी डेवलपमेंट में ये दिक्कत आ गई। अब वो बड़ा होके भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट करेगा नहीं, लड़ाई झगड़े और कर लेगा। ठीक है जी, 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद एंड में ये आप कह सकते हो, एक हमने क्या लिखा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष इंग्लिश में इसे कहते हैं कंक्लूजन। कुल मिलाकर परिवार बच्चों के जीवन में प्राथमिक समाजीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है और परिवार के भीतर अनुभवों की गुणवत्ता, आक्रामकता सहित उनके विकास और व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, 5 मार्क्स का है। ठीक है जी, लगाव क्या है और बच्चे में इसका विकास क्यों महत्वपूर्ण है? अटैचमेंट क्या है? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बच्चों में, देख लो जी। लगाव से तात्पर्य उस गहरे भावनात्मक संबंध से है जो एक बच्चे और उसके प्राथमिक देखभाल करता, आमतौर पर माता पिता के बीच विकसित होता है। मैं जब छोटी बच्ची थी तो मेरा अपने मम्मी पापा के साथ कैसा इमोशनल कनेक्ट था, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था, उसी को हम अटैचमेंट कहते हैं, उसी को हम लगाव कहते हैं। ठीक है जी, यह बंधन लगातार उत्तरदायी बातचीत के माध्यम से बनता है, जहां देखभाल करता बच्चे की सुरक्षा करता है, संरक्षा करता है और आराम की जरूरतों को पूरा करता है। अब मेरा मेरे माँ बाप के साथ लगाव कैसे बना? क्योंकि जब मैं छोटी थी तो वो मेरा ध्यान रखते थे, जब मेरे को भूख लगती थी तो मुझे खाना देते थे, कोई चोट लग गई तो उसको ठीक करते थे। ठीक है, मेरे साथ उठते बैठते थे, मुझे अपना टाइम डिवोट करते थे, क्योंकि मैं उनके साथ पली बड़ी हूं, उनके साथ बड़ी हुई हूं, उन्होंने मेरी जरूरतों को पूरा करा है, तो मेरा वो लगाव बन गया है। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं लगाव। ये मैंने आपको अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारी टीचिंग का बेस्ट तरीका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से देके जब आप बच्चों को समझाते हो ना, तो बच्चा बेस्ट तरीके से सीखता है। आप ये डिप्लोमा करके स्कूल में जाओगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो आपके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं आपकी टीचर हूं, मेरे स्टूडेंट्स आप लोग हो, चाहे आप एज में मुझसे बड़े हो सकते हो, लेकिन एक कहते हैं ना, टीचर वाली रिस्पेक्ट देते हैं हम, एक ओहदा देते हैं, तो उस नाते से मेरे लिए आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, लगाव बच्चे के विकास का एक मूलभूत पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उनके सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देख लो। पहला पॉइंट, बाल विकास के लिए लगाव का महत्व। भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल तरीके से सिक्योर फील करूंगी मैं, मतलब मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बता रही हूं। अगर मैं जब छोटी थी, मेरे घर वाले मेरा ध्यान रखते थे, तो मेरा एक इमोशनल सिक्योरिटी थी कि मैं कहीं अगर गुम हुई तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढ लेंगे, अगर मुझे भूख लगी तो मेरे घर वाले मुझे खाना खिला देंगे। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट है ना। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सुरक्षित लगाव होगा तो आप जिंदगी में अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे। एक सुरक्षित लगाव भावनात्मक सुरक्षा की नींव प्रदान करता है। जब एक देखभाल करता लगातार बच्चे की जरूरतों पर प्रतिक्रिया करता है, तो बच्चा अपने परिवेश में भरोसा करना और सुरक्षित महसूस करना सीखते हैं। अरे भाई, अगर कोई मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, मेरे को भूख लगी है तो मेरे घर वाले मुझे खाना दे रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं अपने आप को सुरक्षित फील करूंगी। सेम गोज विद द चाइल्ड। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सामाजिक विकास के लिए भी लगाव जरूरी है। लगाव बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने देखभाल करने वालों के साथ बंधन के माध्यम से बच्चे
आवश्यक सामाजिक कौशल सीखते हैं, जैसे सहानुभूति, सहयोग और संचार। कैसे बातचीत करनी है, कैसे अपनी वेट टर्न के लिए वेट करना है, कैसे दूसरों के लिए भी सोचना है, ये नहीं कि मेरा भला इसमें हो रहा है तो मैं बस यही करूं। सारी चीजों को सीखना है। संज्ञानात्मक विकास, एक सुरक्षित लगाव बच्चे को एक स्थिर आधार प्रदान करके संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है, जिससे वो खोज और सीखते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूं, कोई दिक्कत आई तो मेरे घर वाले मुझे बचा लेंगे, मैं ठीक हूँ, हैप्पी हूँ, सिक्योर हूँ, तो मैं अपने दिमाग को और चीजों में लगा सकती हूँ। मतलब छोटा बच्चा है, उसको पता है कि वो सिक्योर्ड है, उसको खाना मिल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो खोजबीन करेगा, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, उसमें मैं वो कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे डिटेल में मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आप इसे पढ़ लोगे एक बार तो आपके लिए बढ़िया है। अदरवाइज तो जितना डांट डांट के मैं पढ़ाती हूँ, मतलब मेरा रिकॉर्ड रहा है, हर बार पेपर देकर जब बच्चे आते हैं ना तो बच्चे मैसेज करते हैं, मैम एक तो सेम क्वेश्चन आ गया पेपर में जो आपने पढ़ाया था, दूसरा ऐसे लग रहा था हमारे पीछे खड़े होके कोई डांट डांट के आंसर बता रहा है कि ये लिख ये लिख ये लिख। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डांट डांट के पढ़ाती हूँ, क्योंकि आई नो ऐसे कुछ चीजें होते हैं, कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं जो कि आपको पता होता है वर्क करेंगे, तो हम भी वही फॉलो करते हैं। ठीक है जी, और किसी के भले के लिए किसी को डांटा जाए तो वो डांट भी सुन लेनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षित लगाव वाले बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट है भावनात्मक विनियमन, वही इमोशनल रेगुलेशन, उसके बारे में यहां पर बताया हुआ है सारी चीजें कि इमोशनल रेगुलेशन भी जरूरी है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, रिश्तों पर दीर्घकालीन प्रभाव, शुरुआती लगाव संबंधों की गुणवत्ता अक्सर भविष्य के रिश्तों के लिए मंच तैयार करती है। बचपन में अच्छा लगाव फॉर्म हुआ, अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, तो बड़ा होकर वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी वैल्यूज सीखेगा। यही अगर बचपन में उसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लोगों ने अच्छे से बात नहीं करा, उसका ध्यान नहीं रखा, तो शुरुआती तौर पे ही उसको लगेगा लोग होते ही ऐसे, इन पे भरोसा ही नहीं करना, है ना। तो ये बात है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे आ गया है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष सुन लो ताकि आपको एक समरी मिल जाए। लगाव बच्चे के विकास का एक मूलभूत पहलू है जो समग्र कल्याण के लिए आवश्यक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक उत्तेजना और भावनात्मक विनियमन प्रदान करता है। ये बेसिकली है इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, उत्तरदायी देखभाल, सकारात्मक बातचीत, एक सहायक वातावरण। बच्चे को आपको क्या देना है, उत्तरदायी देखभाल देनी है, अच्छी देखभाल करनी है, सकारात्मक बातचीत पॉजिटिव बातें करनी है, और एक सहायक हेल्पफुल एनवायरनमेंट देना है, के माध्यम से सुरक्षित लगाव को बढ़ावा देकर देखभाल करने वाले बच्चों को उनके पूरे जीवन में स्वस्थ, भरोसेमंद रिश्तों की नींव विकसित करने के लिए मदद कर सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसा लिख के आओगे तो किसकी नंबर काटने की, है ना। तो इस हिसाब से आपको अपने आंसर को लिखकर आना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है जी, 6 क्वेश्चन तक हो गया है, 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगर आपने जो टोटल क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, ठीक है, अगर आप 7th क्वेश्चन भी अपने उन, पहला क्वेश्चन तो कंपल्सरी था, बाकी कोई 4 क्वेश्चन करने थे, बाकी 4 क्वेश्चन में से अगर आप सोचते हो कि आप ये 7th क्वेश्चन कर रहे थे तो इसका क ख ग घ दे रखा था, लेकिन आपको किसी 2 के बारे में लिखना था। कितनों के बारे में लिखना था, 2 के बारे में ही लिखना था। लेकिन मैं आपकी टीचर हूं, मैं तो आपको चारों के चारों पढ़ाकर भेजूंगी। क्यों, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चों को आता हो। प्रथम 2 वर्षों में स्थूल क्रियात्मक विकास के मानदंड। ठीक है जी, पहले 2 ईयर्स में स्थूल क्रियात्मक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास होता है
ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे की बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। ठीक है जी, देख लो। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करें, पहले 2 वर्षों में सकल मोटर विकास, यहाँ पे आप स्थूल भी लिख सकते हो। ठीक है जी, सकल भी लिख सकते हो, स्थूल भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में जो लिखा हो उस हिसाब से लिख देना चाहिए। पहले 2 वर्षों में स्थूल मोटर विकास में बच्चे की शारीरिक क्षमताओं को चिन्हित करने वाले प्रमुख मील में पत्थर शामिल होते हैं। प्रमुख, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि नीचे हम पॉइंट्स बता रहे हैं किससे कब तक क्या होता है। नवजात शिशु से 3 महीने तक, पैदा होने से लेके 3 महीने तक क्या क्या होता है देख लो। शिशु सिर पर नियंत्रण करना सीखते हैं। पेट के बल लेटने पर अपने सिर को कुछ देर के लिए ऊपर उठाना सीखते हैं। सिर पर कैसे नियंत्रण रखना है वो सीखते हैं। पेट के बल अगर लेटे हैं तो सर को कुछ देर के लिए उसको कैसे सर को उठाना है वो सीखते हैं। उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ना सीखते हैं। सर ऐसे है, ऐसे कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है। ठीक है, ये मैं लाइव एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइव एग्जांपल तुम्हें अच्छे तरीके से याद रहते हैं। सर पे कंट्रोल सीखते हैं, लेटे हुए हैं तो उसको सर को उठाना सीखते हैं और इधर उधर करना सीखते हैं। डन हो गई बात। 4 से 6 महीने का बच्चा क्या क्या करता है। बच्चे अपने सिर और ऊपरी शरीर पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सिर और अपर पार्ट बॉडी पर थोड़ा सा उनका कंट्रोल बेटर हो जाता है। पेट के बल लेटने के दौरान अपने हाथों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। पेट के बल अगर लेटे हैं तो हाथों के थ्रू मतलब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और दोनों तरफ पलटते हैं, इधर उधर पलटियां मारनी शुरू कर देते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है हमारा, है ना, तो शैतान होता जाता है। तो ये उसकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है। ये वह समय भी होता है जब वे सहारे के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। 7 से 9 महीने, 7 से 9 महीने का बच्चा क्या करता है। बच्चे स्वतंत्र रूप से बैठना शुरू कर देते हैं, अपने आप बैठना शुरू कर देते हैं, रेंगना शुरू कर देते हैं और इस चरण में ताकत और समन्वय में वृद्धि होती है। अब उनके अंदर कंट्रोल आने लग जाता है, स्ट्रेंथ आने लग जाती है, जिससे वो खड़े होने की स्थिति में खींच सकते हैं। ठीक है जी। 10 से 12 महीने ज्यादातर शिशु फर्नीचर पर चलना और सहारे से कदम उठाना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे 10 से 12 महीने का बच्चा होता तो ये मेरी स्क्रीन को पकड़ के धीरे धीरे खड़ा होना शुरू कर देता और चलने लग जाता। ठीक है जी। आगे आगे के ये हो गया 10 से 12 महीने। 13 से 18 महीने चलना अधिक स्थिर हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि चलना अधिक स्थिर हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। बच्चे चलने, झुकने और चीजें उठाने के लिए झुकने में आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे अब वो उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो उनका स्थिर होता जा रहा है, बैलेंस्ड होती जा रही है चीजें। 9 से 24 महीने, ठीक है जी, 2 साल तक पहुंच गया बच्चा। 2 साल की उम्र तक बच्चे बेहतर समन्वय के साथ दौड़ना, कूदना, लो जी अब बच्चा दौड़ने लग जाएगा, कूदने लग जाएगा, सहारे से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पत्थर बढ़ती मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और संतुलन को दर्शाती है। ठीक है जी, जो कि आगे की शारीरिक गतिविधियों के लिए आधार बनते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। निर्णायक अवधियां, निर्णायक अवधियां क्या कहती हैं देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में महत्वपूर्ण अवधि लिखा हुआ है, वही बात है। निर्णायक अवधियां, ठीक है जी, यहाँ पे निर्णायक लिख देना है। बच्चे के विकास में विशिष्ट खिड़कियां होती हैं जब वो कुछ योग्यताएं, कौशल सबसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्रिटिकल पीरियड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिला, जैसी चीजें सिखाई गई, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। कहा जाता है बच्चे के शुरुआती 6 साल उसकी निर्णायक अवधियां होती है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने उसको जो लैंग्वेज, तभी आपने देखा है घर में मम्मियां क्या करती हैं, छोटे बच्चे के आते ही हर चीज इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती हैं, अंग्रेज बन जाते हैं सब। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा बच्चा इंग्लिश में सीखेगा और उसको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी, है ना। तो ये पहले 6 साल बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, फिजिकल टर्म्स में, इमोशनल टर्म्स में, सामाजिक उसमें और हर चीज में। ठीक है जी।
तो इसीलिए फिर हमारी जो मम्मियां होती है ना, शुरुआती तौर में हमसे इंग्लिश में बात करने लगती है। अब समझे क्यों बातें करती है इंग्लिश में हमारी माताएं। इन समयों के दौरान मस्तिष्क विशेष रूप से विशिष्ट पर्यावरणिक उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे इन क्षेत्रों में सीखना और विकास अधिक प्रभावी और कौशल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ये देख लो क्या, उदाहरण के लिए भाषा के विकास के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पहले 6 साल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। भाषा के विकास के लिए शुरुआती वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस अवधि के दौरान बच्चे को भाषा से परिचित नहीं कराया गया तो बाद में वो नॉर्मल लैंग्वेज स्किल्स हासिल कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए चुनौती बन जाएगी। इस तरह संवेदी और मोटर कौशल के लिए भी महत्वपूर्ण अवधि होती है शुरुआती 6 साल। ठीक है जी। दृष्टि विकास के लिए भी, मतलब दृष्टि का संपर्क की चीजें देख देख के जो बंदा सीख रहा है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अवधियां, या कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना निर्णायक अवधियां, इसलिए जरूरी है क्योंकि वे ऐसे समय को दर्शाती हैं जब पर्यावरण इनपुट के जवाब में पत्र और कनेक्शन तेजी से बनता है। जो इनपुट मिलेगा, जो चीजें सिखाई जाएंगी, बस वो उसी को सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया। हालांकि यदि आवश्यक अनुभव छूट जाते हैं तो कुछ क्षमताएं कभी पूरी तरह से विकसित ही नहीं हो पाती। ठीक है जी। आगे यही उसके बारे में बताया गया है कि बच्चों को शुरुआती तौर में अच्छे अनुभव देने चाहिए ताकि वो सारी चीजें बेटर तरीके से सीख पाए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना, असेस करना, उनकी प्रोग्रेस, कितना बेटर हुए हैं, क्या बेटर सीख पा रहे हैं। बच्चों की प्रगति का आकलन, बच्चों की प्रगति का आकलन करने के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में उनके व्यवहार का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं अपनाए जाते हैं। अवलोकन सबसे प्रभावी तरीका है। ऑब्जर्वेशन, हम सबसे ज्यादा बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि शारीरिक विकास सही हो रहा है, ऑब्जर्व करके देखेंगे। सामाजिक विकास सही हो रहा है, ऑब्जर्व करके देखेंगे, अवलोकन करके देखेंगे। ठीक है जी। तो अवलोकन एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की प्रगति को जज करने के लिए, जिससे शिक्षकों और देखभाल करने वालों को बच्चों के व्यवहार, बातचीत, समस्या समाधान क्षमताओं और वास्तविक समय में अनुकूलशीलता को नोट करने की अनुमति मिलती है कि बच्चा किन एरियाज में स्ट्रांग है, किन एरियाज में वीक है। अवलोकन बेसिकली होता है ऑब्जर्वेशन। दूसरा पॉइंट कह रहा है पोर्टफोलियो। अगर आपने सुना हो, एक ऐसा उपयोगी उपकरण है जिसके अंदर बच्चे ने जो भी चीज बनाई या एक्टिविटी करी, हम उसके अंदर डालते जाते हैं। अब मैं एक बच्चे की फाइल देख रही हूँ कि उसने ये बनाया, ये करा, वो करा, तो अगर मैं एक्सपर्ट हूँ टीचिंग में तो मैं ये समझ जाऊंगी कि किस एरिया में ये वीक है, इसके सोचने का तरीका क्या है, किस किस एरिया में ये स्ट्रांग है। तो ये पोर्टफोलियो में प्रगति का आकलन करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को आत्म मूल्यांकन करने में, शामिल करने में उनकी अपनी उपलब्धियां हैं। क्या करते हैं, आपने अगर छोटे बच्चों को देखा हो, अपने आप को ही ऑब्जर्व करके बताओ क्या सही है क्या नहीं। तो इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन आता है और अपनी कमियों को समझ पाते हैं। तो ये भी एक प्रगति का उस आकलन करने का तरीका है। प्रभावी मूल्यांकन के लिए लगातार दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। अगर आज मैंने 5 बच्चों को ऑब्जर्व करा तो ये नहीं मेरे माइंड में ऑब्जर्वेशन है, कहानी खत्म, मुझे उसको प्रॉपर नोट डाउन करना है ताकि कल को कुछ और चीज हो तो मैं उससे रिलेट कर पाऊं। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है और ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे नियमित फीडबैक सत्रों में माता पिता को शामिल किया जाना। सहयोगात्मक होना चाहिए, माता पिता भी फीडबैक दे रहे हैं, टीचर भी दे रहा है, कोई फ्रेंड्स है वो भी दे रहे हैं, मतलब कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए। यह समग्र दृष्टिकोण उत्तरदायी,
व्यक्तिगत सहायता की अनुमति देता है, जो प्रत्येक बच्चे की अनूठी सीखने की जरूरतों को पूरा कर सकता है और सकारात्मक सीखने के अनुभव को बढ़ावा देता है। ऐसे लिख के आओगे तो पूरे नंबर लेकर आओगे, 90 नंबर, 90 से ऊपर भी लेकर आ सकते हो। आज की रिवीजन का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद समझ लो तुम्हारी तैयारी बढ़िया वाली हो गई है। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ठीक है जी, देख लो। जीन पियाजे, यहां पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, पियाजे है ये, ठीक है जी। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित संवेदी गतिशील अवस्था बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज है, जो पहली स्टेज होती है 0 से लेके 2 साल तक। पैदा होने से लेके 2 साल तक बच्चा इस स्टेज पे रहता है, संवेदी गतिशील अवस्था। संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है, पहली स्टेज है, जो जन्म से लेके लगभग 2 वर्ष तक चलती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इस अवधि के दौरान शिशु मुख्य रूप से संवेदी अनुभवों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। बच्चे के पास आंखें हैं, आप कुछ जो चीजें उसको सिखा रहे हो उसका प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोगे। एप्पल के बारे में बता रहे हो तो एप्पल दिखाओगे, आंखों से एप्पल देखेगा तो उसके बारे में सीखेगा, कानों से कुछ सुनेगा तो सीखेगा, ठीक है। कुछ चीज को टेस्ट करेगा तो सीखेगा, किसी चीज को टच करेगा तो सीखेगा, सूंघेगा तो समझेगा। बेसिकली सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो चीजों को समझेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। धीरे धीरे वस्तुओं और उनके पर्यावरण के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। आगे सेकंड पॉइंट इसका, इस स्टेज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायिकता, वस्तु स्थायिकता मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। एक छोटा बच्चा है, मान लो अभी 4 महीने का बच्चा है, किसी टॉय के साथ खेल रहा है, इस पेन के साथ खेल रहा है, जब तक खेल रहा है खुश है, मैंने एकदम से पेन छुपा दिया और मैं बातें करने लग गई, तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये पेन एग्जिस्ट करता था और या कुछ था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड, जब इस स्टेज 0 से लेके 2 साल तक के एंड वाली स्टेज पे बच्चा पहुंचेगा और वो इस पेन के साथ खेल रहा है, मैंने एकदम से पीछे कर लिया, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा कि वो पेन है लेकिन आपने छुपा दिया है, वो पेन है आपने छुपा दिया है। तो इस पॉइंट को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि कोई चीज उसके सामने नहीं भी है तो उसको पता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, रो पिट के मैं ले सकता हूं, ठीक है जी। ये समझ कि वस्तुएं तब भी वास्तविक में रहती हैं जब वे दृष्टि से बाहर होती हैं। यह एहसास आमतौर पर 8 से 12 महीने के आसपास उभरता है और ये महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक छलांग को चिह्नित करता है, क्योंकि शिशु दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। संवेदी गतिशील चरण के दौरान शिशु 6 उप चरणों से गुजरते हैं, 6 स्टेजेस से गुजरते हैं, जिनमें प्रतिवृत्ति क्रियाएं, ठीक है जी, प्राथमिक परिपत्र प्रक्रियाएं, आनंद के लिए दोहराए जाने वाली क्रियाएं और अंतत अधिक लक्ष्य अनुभव व्यवहार। मुश्किल शब्द आ गए, डर गए आप लोग, है ना। मुश्किल शब्द आ गए तो जरूरी नहीं है आपको ये लिखना, बस वही चीजों को एक्सप्लेन कर देना कि आंख से देख के सीखता है, कानों से सुन के सीखता है, टेस्ट करके सीखता है, वो करके सीखता है। यही क्या है उसका फर्स्ट स्टेज जो होती है 0 से लेकर 2 इयर्स तक की, ये है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ये सारी चीजें आपको बताई गई है। बच्चे की परिवर्ती क्रियाओं में उद्देश्यपूर्ण अन्वेषण की ओर संक्रमण करते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के बाद भी चरणों के आधार तैयार करते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। वो ये वाला पूरा का पूरा पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं मैंने। सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर आपको क्या बनानी होती है, अनुसूची बनानी होती है। कृपया करके ये वाला क्वेश्चन जरूर जरूर पढ़ के जाना, मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि किस गतिविधि से कौन से
क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्या कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई एक्टिविटी करवाओ, भाषाई विकास के लिए कोई एक्टिविटी करवाओ। ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चौथा शॉर्ट नोट लिखो। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, हमारे नोट्स पढ़ लिए, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस नंबर से मिलेंगे। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर है। मेरे हैंड रिटन प्रॉपर सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर होंगे। वीडियो वाला कोर्स लेना हो तो 599 का मिलेगा। ठीक है जी। पेपर में ऐसे आपको एक फ्रंट पेज मिलता है जिसको भरना होता है। इसी वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या इनरोलमेंट नंबर या फिगर्स में जैसे 2, 3, 5, 6 जो भी है, वर्ड्स में TWO2, THREE3, एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। जिस दिन पेपर देने जा रहे हो वो लिखोगे। प्रोग्राम DECE, कोर्स कोड DC123 जो भी है, कोर्स टाइटल में आप लिखोगे। ये देखो क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका। क्वेश्चन पेपर पे आपका कोर्स टाइटल लिखा होता है। ये देख लो, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन DC1 का है। तो अगर ये DC1 का आपका पेपर है तो यहाँ लिख दोगे वही उसका नाम। किसी भी मीडियम के बच्चे हो, हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो यहाँ हिंदी लिख के अपना पेपर शुरू कर सकते हो। ठीक है। एक आपका यहाँ साइन होगा, एक आपका यहाँ साइन होगा। इस बच्चे ने कर नहीं रखा, वैसे एक आपका यहाँ साइन होता है। टोटल लिखने के लिए 24 शीट्स मिलती हैं। लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? पहले लिख देना क्वेश्चन नंबर आप ये अटेंड कर रहे हो, उसका जो पार्ट अटेंड कर रहे हो, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे। ठीक है जी। ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड में कंक्लूजन लिखोगे। देख रहे हो बच्चे ने प्रॉपर टेक्निक फॉलो की थी, कंक्लूजन लिखा है तो अच्छे नंबर लेकर आया। आई होप आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे और यहाँ पर आपकी प्यारी सी रिवीजन बहुत ही ज्यादा मेहनत वाली कंप्लीट होती है। ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। नीचे कमेंट करके बता देना कि DC1 की तैयारी हो गई है मैम पूरी, अब वेट है 2 और 3 की। जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी ज्यादा मैं मोटिवेट होंगी और उतनी जल्दी वीडियोस को लेकर आऊंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइमली अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट को सबमिट करके अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अच्छे से डिप्लोमा कंप्लीट करो। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको मेरे द्वारा बनाए गए बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि एक बार आपने परचेज कर लिए लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। जब भी कोई वैकेंसी आ गई उसमें वो नोट्स आपको मदद करेंगे। जैसे पुराने बच्चे अच्छे से सेटल हो गए हैं अपनी लाइफ में, इंडिया में, बाहर सेटल हो गए हैं। ठीक है। इनफैक्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की बाहर भी बहुत जॉब्स होती है, तो मेरे को बच्चे अपना ऑफर लेटर भेजते हैं कि मैम इतने पे स्केल पे जॉब मिली या इतने उस पे वो मिला। तो आई होप अब तुम बच्चे भी ऐसे ही अच्छे से सेटल डाउन होके अपने ऑफर लेटर्स भेजो, ज्वाइनिंग लेटर्स भेजो, अपनी बच्चों के साथ पिक्चर्स शेयर करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत से डरना मत, क्योंकि जो मेहनत करता है वही सबसे आगे निकलता है। थैंक यू सो मच।